हेलो। हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील यादव आपके अपने इस स्काई गुरुकुल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि काफ़ी बेहतर होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से जमकर चल रही होगी, क्योंकि पेपर नज़दीक आ गया है और टाइम आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। और इन्हीं कुछ बचे हुए टाइमों में आपके लिए जो करना बन रहा है वो मैं कर रहा हूँ। उसी के अनुसार आज का जो वीडियो है ये है आपका विज्ञान से जुड़ा हुआ। विज्ञान के प्रश्न देखेंगे क्लास 10 के बच्चों के लिए। ये राजीव क्वेश्चन बैंक्स जो किताब है, उसी के सारे प्रश्न, ऑब्जेक्टिव वाले जितने प्रश्न हैं हर चैप्टर का मैं इस पे आपको दूंगा। विज्ञान के हर चैप्टर का आपको क्वेश्चन बैंक के अनुसार, राजीव क्वेश्चन बैंक के अनुसार जो भी प्रश्न है वो आपको इसमें मिलेगा। अगर आप सीधा प्लेलिस्ट में जाते हैं वहाँ पे आप देखेंगे तो क्रम से आपको वो वीडियो मिलते जाएंगे। हर चैप्टर का एक एक वीडियो आपको मिल जाएगा उसमें। तो चलिए, तब तक आप आते हैं सीधा अब यहाँ पे जो प्रश्न है आपके, इनको देखते हुए। टोटल 20 प्रश्न हैं इसमें। आप के कक्षा 10 देख रहे हैं यहाँ पे, विज्ञान कक्षा 10। इसमें जो आपकी किताब होगी उसमें ऐसे ही कुछ लिखा हुआ होगा, इसको आप पढ़िएगा। पाठ्यक्रम के अनुसार जो चीज़ें वो दिया है। इकाई के अनुसार सामाजिक रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, इससे आपका 20 नंबर। जैव जगत से आपका 20 नंबर। प्राकृतिक घटनाएं यानी संवृत्तियाँ, इससे आपका 12 नंबर। विद्युत का प्रभाव, इससे आपका 13 नंबर। और प्राकृतिक संसाधन से आपका 5 नंबर। टोटल मिला के होता है 70। और आंतरिक मूल्यांकन आपका 30 नंबर होता है। और इन सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। इकाई 1, रासायनिक अभिक्रियाएं, अम्ल, क्षार तथा लवण, धातु एवं अधातु, कार्बनिक यौगिक। ये आपकी इकाई 1 में है। रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार के अनुसार इसमें आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। इकाई 2 की बात करेंगे तो जैव प्रक्रम है आपका। जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय है। प्रजनन है, आनुवंशिकता है। ये 4 इसमें है। इकाई 3 में देखेंगे आप प्राकृतिक घटनाएं। इकाई में है ये आपकी प्राकृतिक घटनाएं हैं, यानी कि ये आपका 12 नंबर का हो जाएगा। इकाई 4 देखेंगे आप तो विद्युत का प्रभाव है। और इकाई 5 में आपका प्राकृतिक संसाधन है, हमारा पर्यावरण। इस तरीके से आपके राजीव क्वेश्चन बैंक में जो दिया होगा उसको आप देख सकते हैं। सीधे चलेंगे प्रश्न पर। जो आपका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु एवं सूत्र हैं। इस पूरे का भी एक अलग वीडियो में दूंगा, वो थोड़ा सा बड़ा होगा। अभी इस वीडियो में सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न, 1 नंबर वाले जो प्रश्न हैं, सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे। इसके बाद एक वीडियो और भी दूंगा इसी से जुड़ा हुआ, जिसमें आपको पूरा चैप्टर उसमें मिल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्नों को ही दूंगा, क्योंकि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव वालों को आपके सामने रखना है। आपको पूरी किताब को बाद में रखूँगा, चाहे रख पाऊँ या ना रख पाऊँ, ये तो आगे की बात है। खंड और बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है आपका कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। नीचे दी गई अभिक्रिया, एक रिएक्शन दिया गया आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो 2Pb + C कार्बन, 2PbO + C, इसका रिएक्शन होगा तो 2Pb + CO2 में ये कन्वर्ट होगा। तो इसके लिए जो असत्य कथन है ये आपको बताना है। देखते हैं क्या असत्य है। देखिए, प्रश्न थोड़ा सा दूर हो गया आपका। सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, Pb यानी सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 अपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, CO2 उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, Pb लेड, PbO लेड ऑक्साइड। तो इसमें से बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। एक बार और देख लीजिए प्रश्न आप। 2PbO + C, मतलब Pb आप लेड को कहते हैं, O से आपका ऑक्साइड + C कार्बन, इनका रिएक्शन करा रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 2Pb + CO2। तो इसी से जुड़ा असत्य कथन कौन सा है ये इसमें पूछा है। सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, या लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो ए में है पहला और दूसरा, बी में है पहला तीसरा, सी में पहला दूसरा तीसरा, डी में है ये सभी। उत्तर 20 का यही नीचे आपको दिख जाएगा। ए यहाँ पे आपका सही है, यानी पहला और दूसरा सही होगा। सीसा अपचयित हो रहा है, असत्य होगा, असत्य बताना था यहाँ पे। सीसा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये दोनों क्या है, असत्य है। यानी कि 2PbO 2PbO
सी के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या मिल रहा है आपको, 2 PB प्लस CO2। तो सीसा अपचयित हो रहा है, असत्य है। कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये भी असत्य है। तीसरा और चौथा ये दोनों सही हैं, यानी कार्बन उपचयित हो रहा है और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो तीसरा और चौथा दोनों सही है, उसके अनुसार असत्य बताना था तो पहला दूसरा दोनों गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 2 को। देखिए रिएक्शन वाले होंगे प्रश्न, उसमें थोड़ा समय लगेगा, बाकी कम समय में जितना प्रश्न आपको प्रोवाइड करा सकूं। किताब आपके पास होगी राजीव की तो भी ठीक है, नहीं होगी तो भी ठीक है। Fe2O3 प्लस 2Al का रिएक्शन हो रहा है तो Al2O3 प्लस 2Fe आपको ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है या विस्थापन अभिक्रिया है? इसका उत्तर जाएगा यहाँ पे डी के साथ। देखिए सिर्फ यहाँ पे प्रश्न और उत्तर आप ये देखिए कि कैसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, पता चले कि पूरा आपका ओके है, पढ़ उड़ के पूरा तैयार हो, प्रश्न पूछा उसमें आप उलझ जाएं तो ये चीज़ ना हो। इसलिए जितना सब्जेक्ट है आपका उसका पूरा प्रश्न देने का काम करूँगा, ऑब्जेक्टिव वाला। क्रम से एक एक वीडियो आपको मिलेगी, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देखिए, स्काई गुरुकुल के नाम से चैनल है। सबसे पहले जिस वीडियो देख रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास पहुँचाने का काम करिए, जैसे आपके लिए लाभप्रद है उसी तरह उनके पास भी हो सकता हो। आपके पास भी बुक नहीं हो तो उसके पास भी ना हो, तो इस तरीके से दोनों लोग आप देख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए ना कोई चार्ज है ना कुछ आपको कहीं देना है। चलिए देखते हैं सीधा प्रश्न नंबर 2 को। Fe2O3 प्लस 2Al का रिएक्शन होगा तो Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो उत्तर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 है आपका कि अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें आयनों की विनिमय से, अदला बदली से नए यौगिक बनते हैं क्या कहलाती है जी? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया? वह अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय से या आयनों के अदला बदली से नए यौगिक बनते हैं क्या कहलाती है जी? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया? इसका उत्तर जाएगा बी के साथ। वह अभिक्रिया जिसमें आयनों के अदला बदली से नए यौगिक बनते हैं उसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, बी ऑप्शन सही। बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है आपका कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना उदाहरण किसका? कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना उदाहरण किसका? संयोजन अभिक्रिया का, विस्थापन अभिक्रिया का, द्विविस्थापन अभिक्रिया का या वियोजन अभिक्रिया का? कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना क्या उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का, विस्थापन अभिक्रिया का, द्विविस्थापन अभिक्रिया का या फिर वियोजन अभिक्रिया का? उत्तर जाएगा पहले के साथ, यानी कि कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, ये उदाहरण है किसका? संयोजन अभिक्रिया का, संयोजन हो रहा है। 5वें की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, Zn प्लस H2SO4 का रिएक्शन कराने पर ZnSO4 प्लस H2 अभिक्रिया है किस प्रकार के? संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया? तो उत्तर जाएगा यहाँ पे बी के साथ। ये आपका क्या है, Zn के साथ H2SO4 का रिएक्शन कराएंगे तो ZnSO4 मिलेगा प्लस H2 आपको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो ये है कैसा अभिक्रिया? विस्थापन। H2 गैस रिलीज हो रही है यहाँ पे। किस प्रकार का विस्थापन है, किस प्रकार की अभिक्रिया? तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया है। देखेंगे प्रश्न नंबर 6 को। निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है जी? दहन अभिक्रिया पूछ रहा है यहाँ पे। NaOH प्लस CH3COOH से रिएक्शन हुआ तो CH3COONA प्लस H2O आपको मिल रहा है। बी है आपका कि CH4 के साथ Cl2 का रिएक्शन करा रहे हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो CH3Cl प्लस HCl प्राप्त हो रहा है आपको।
सी है कि CH4 प्लस O2 का रिएक्शन हो रहा है तो CO2 प्लस 2H2O 2H2O मिल रहा है प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश भी। डी में आप देखेंगे तो सी के साथ बॉन्ड बना हुआ है तो इसका भी H2 और Ni उत्प्रेरक है, इसके साथ यहाँ पे रिएक्शन चाहे इसका जो बॉन्डिंग डिफरेंस है। तो प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। यहाँ पे कुछ रिएक्शन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है। NaOH प्लस CH3COOH दोनों का रिएक्शन हो रहा है तो CH3COOA Na प्लस H2O आपको मिल रहा है। CH4 प्लस Cl2 का रिएक्शन हो रहा है तो CH3Cl प्लस HCl जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हुआ है और प्राप्त हुआ। CH4 के साथ O2 का रिएक्शन करेंगे तो CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश। डी यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसमें से बताना है कौन सी एक दहन अभिक्रिया है। तो उत्तर इसका चला जाएगा सी के साथ CH4 प्लस O2, ये क्या है, एक दहन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, BaCl2 के साथ Na2SO4 का रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा। तो BaSO4 प्लस 2NaCl, क्या ये रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। पूछा आपसे कि BaCl2 प्लस Na2SO4 जब रिएक्शन कर रहा है तो BaSO4 प्लस 2NaCl प्राप्त हो रहा है, ये रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। योग अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। उत्तर जाएगा इसका सी के साथ। ये कैसी अभिक्रिया है, तो ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है। प्रश्न नंबर 7 खत्म। बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, Fe2O3 के साथ 2Al का रिएक्शन हो रहा है तो Al2O3 प्लस 2Fe मिल रहा है आपको। यह अभिक्रिया किस प्रकार की है बताना है। वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। तो उत्तर जाएगा इसका डी के साथ। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये आपका है विस्थापन अभिक्रिया। Fe2O3 के साथ 2Al का रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे Al2O3 प्लस 2Fe प्राप्त हो रहा है आपको। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9, रासायनिक समीकरण BaCl2 के साथ H2SO4 का रिएक्शन हो रहा है तो BaSO4 प्लस 2HCl किस प्रकार की अभिक्रिया है। योगात्मक अभिक्रिया, निराकरण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। BaCl2 प्लस H2SO4 का रिएक्शन हो रहा है तो BaSO4 प्लस 2HCl मिल रहा है आपको। योगात्मक अभिक्रिया, निराकरण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया या इनमें से कोई नहीं। उत्तर जाएगा सी के साथ। किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये है आपकी अवक्षेपण अभिक्रिया। बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 है आपका कि दी गई अभिक्रिया SO2 प्लस 2H2S का रिएक्शन हो रहा है तो 2H2O प्लस 3S आपको मिल रहा है, में अपचायक है क्या। SO2 H2O H2S या S। SO2 प्लस 2H2S का रिएक्शन हो रहा है तो 2H2O प्लस 3S मिल रहा है। पूछा है कि इसमें अपचायक है कौन सा है। SO2 है, H2O है, H2S है या फिर S। उत्तर जाएगा सी के साथ। उत्तर जाएगा यहाँ पे सी के साथ। H2S क्या है, ये है आपका अपचायक। बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ऊष्माशोषी अभिक्रिया या अभिक्रियाएं हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ऊष्माशोषी अभिक्रिया या अभिक्रियाएं हैं, बताना आपको। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, वाष्प का संघनन, जल का वाष्प में परिवर्तन। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, वाष्प का संघनन, जल का वाष्प में परिवर्तन। ऊष्माशोषी अभिक्रिया बताना है आपको कि इनमें से कौन सा ऊष्माशोषी अभिक्रिया है।
सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, वाष्प का संघनन या जल का वाष्प में परिवर्तन। ए में आपका पहला तीसरा, बी में है केवल दूसरा, सी में है केवल तीसरा, डी में है दूसरा और चौथा। उत्तर जाएगा यहाँ पे आपका डी के साथ, यानी कि दूसरा और चौथा ये आपका क्या है, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया है। शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन ये आपका ऊष्माशोषीय अभिक्रिया है, और जल का वाष्प में परिवर्तन ये भी आपका ऊष्माशोषीय अभिक्रिया है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 की, तो प्रश्न नंबर 12 है आपका रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया 2FeCl3 प्लस 2H2O के साथ Y का रिएक्शन हो रहा है, तो 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस HCl में Y है, क्या है? टू FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y का रिएक्शन हो रहा है, तो 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl में Y क्या है? रिएक्शन होने के बाद ये आपको मिल रहा है, तो आपको बताना है कि Y की जगह पे यहाँ पे क्या रखा जाएगा। उसका रिएक्शन हुआ है तो 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl आपको मिला है। ए में है यस, बी में है H2S, सी में है SO2 और डी में है Cl2। उत्तर जाएगा इसका सी के साथ। 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस वाई की जगह पे अगर आप SO2 रखते हैं तो आपको मिलता है 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl। हाँ, अच्छा। तो देखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 को, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाना आपको। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती, या आयरन लवण और जल बनता है। उत्तर 13वें का जाएगा, वो जाएगा पहले के साथ, यानी कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। देखेंगे प्रश्न नंबर 14 को, कि निम्न में से कौन एक संयोजन अभिक्रिया नहीं है? CaOH ट्वाइस प्लस CO2 का रिएक्शन कराएंगे तो CaCO3 प्लस H2O मिलेगा आपको। NH3 प्लस H2O का रिएक्शन कराएंगे तो NH4OH मिलेगा आपको। 2H2 प्लस O2 का कराएंगे तो 2H2O मिलेगा। उसी तरह 2NH3 प्लस H2SO4 का कराएंगे तो NH4 ट्वाइस SO4 मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आपका उत्तर जाएगा, वो जाएगा पहले के साथ, यानी कि CaOH ट्वाइस प्लस CO2 का रिएक्शन कराएंगे तो CaCO3 प्लस H2O ये आपका एक संयोजन अभिक्रिया नहीं है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है आपका कि निम्न में कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? निम्न में कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? निम्न में कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? पूछा है आपसे कि निम्न में कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। Zn प्लस FeSO4 का रिएक्शन कराएंगे तो ZnSO4 प्लस Fe मिलेगा आपको। 2Al प्लस 3MgSO4 का कराएंगे तो Al2SO4 का प्लस 3Mg आपको मिलेगा। Fe प्लस NiSO4 का कराएंगे तो FeSO4 प्लस Ni मिलेगा आपको। Cu प्लस 2AgNO3 का कराएंगे CuNO3 का ट्वाइस प्लस 2Ag मिलेगा आपको। इसमें से बताना है कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, तो ऑप्शन जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ। 2Al प्लस 3MgSO4 रिएक्शन करेगा तो Al2SO4 थ्राइस प्लस 3Mg ये आपका अभिक्रिया नहीं है। ये रहा आपका 15वां क्वेश्चन। देखेंगे 16वें नंबर को। 16 नंबर आपका है कि बरसात के मौसम में कॉपर पर हरी परत किसके निर्माण के कारण होती है?
बरसात के मौसम में कॉपर पर हरी परत किसके निर्माण के कारण होती है? CuCO3, CuOH ट्वाइस, CuCO3 CuOH का ट्वाइस या CuS। तो उत्तर जाएगा यहाँ पे सी के साथ। बरसात के मौसम में कॉपर पर हरी परत जो होती है वो आपका होता है CuCO3 CuOH का ट्वाइस के कारण। बरसात के मौसम में जो कॉपर पर हरी परत होती है वो आपकी CuCO3 CuOH का ट्वाइस, इसके कारण वो हरी परत होती है किस पे? कॉपर पे। कब? बरसात के मौसम में। देखेंगे प्रश्न नंबर 17 को। तो प्रश्न नंबर 17 है आपका कि निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? 2NH3 + 5O2 का रिएक्शन करा रहे हैं तो 4NO + 6H2O आपको मिल रहा है। तो ये अभिक्रिया है, ये किसका उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, पहला, तीसरा या तीसरा और चौथा। उत्तर जाएगा यहाँ पे सी के साथ, यानी कि ये जो रिएक्शन है ये किसका उदाहरण है जी? पहले का और तीसरे का। इसको आप विस्थापन अभिक्रिया भी कहेंगे और इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहेंगे। देखेंगे प्रश्न नंबर 18 को। प्रश्न नंबर 18 आपका है कि निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम क्या है? कौन सा है? जल के बिना बूझे चूने से क्रिया, जल की बिना बूझे चूने से क्रिया, एक अम्ल का तनुकरण, जल का वाष्पीकरण, कपूर का ऊर्ध्वपातन या क्रिस्टल का ऊर्ध्वपातन। तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, इसमें पूछा है कौन सा है? ए में है पहला, दूसरा, बी में है दूसरा, तीसरा, सी में है पहला, चौथा और डी में है तीसरा और चौथा। तो इसका उत्तर जाएगा वो जाएगा आपका पहले के साथ, यानी कि जो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है वो आपके जल की बिना बुझे चूने से क्रिया, ये आपके ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। और एक अम्ल का तनुकरण, यह आपका ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ये दोनों हैं आपके। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 19 को। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या है जी? Fe2O3, FeCO3, Fe2O3xH2O, Fe3CO3xH2O। जंग का रासायनिक सूत्र उत्तर जाएगा इसका सी के साथ, यानी कि Fe2O3xH2O, Fe2O3xH2O। यह आपका क्या है? जंग का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन नंबर सी। देखेंगे 20वें नंबर के प्रश्न को। 20वां आपका है कि एक तेल के नमूने को लंबे समय तक संग्रहण करने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जा सकता है? एक तेल के नमूने को लंबे समय तक संग्रहण करने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जा सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम या नाइट्रोजन। तो उत्तर जाएगा यहाँ पे डी के साथ। एक तेल के नमूने को लंबे समय तक संग्रहण करने के लिए हीलियम या नाइट्रोजन का प्रयोग किया जा सकता है। तेल के नमूने को लंबे समय तक संग्रहण करने के लिए हीलियम या नाइट्रोजन का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। टोटल 20 प्रश्न थे इसमें, ऑब्जेक्टिव वाले उन प्रश्नों को कवर किया। इसके बाद आपके खंड व जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो अभी आपको हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कराऊंगा। इसके बाद अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं लघु वाले भी प्रश्न चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आपको उसके अनुसार प्रश्न आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपसे ये भी कह दूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। उसके बगल में नोटिफिकेशन का आइकन आएगा, ऑल नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करिए, जिससे जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको एक एक करके नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। क्लास 10 के बच्चों के लिए है ये। लगातार जो वीडियो का क्रम चल रहा है ये आपका चलता ही रहेगा आपकी परीक्षा तक बिना रुके। आपके पास क्वेश्चन बैंक हो तो भी ठीक है, आप उसको खुद पढ़िए, नहीं है तो आप इस वीडियो का सहारा ले सकते हैं, रिवीजन के तौर पे काफ़ी बेहतर होगा। तो चलिए दोस्तों, तब तक आप बने रहिए इस स्काई गुरुकुल क्लासेस में। मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।